नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं संघ और मोदी की उस चिंता की जिस वजह से लगातार मोदी कैंप में खलबली मची हुई है। जी हां, जिस नैरेटिव के सहारे इन्होंने गुजरात को साधा, जिस नैरेटिव के सहारे पिछले 9 वर्षों से देश को साध रहे हैं, जिस नैरेटिव के सहारे बीजेपी को 300 पार तक ले गए, जिस नैरेटिव के सहारे कई राज्यों में पहली बार बीजेपी की सरकार बनवाई, आज वही नैरेटिव फेल कर रहा है। बार बार उसको अलग अलग तरीके से हवा देने की कोशिश हो रही है, लेकिन आकाश में उड़ते ही वो फुसफुसा जा रहा है। जी हाँ, हम बात मुस्लिम पॉलिटिक्स की कर रहे हैं। जी हाँ, मुस्लिम के खिलाफ नफरत के सहारे जिस राजनीतिक बुनियाद को संघ ने रखा था, उस बुनियाद को फलने फूलने में मोदी ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई और उसी आधार पर उनका गुजरात मॉडल में भी शासन व्यवस्था चला और देश में भी शासन चल रहा है। लेकिन पिछले कई महीने से अब वो मॉडल काम नहीं कर रहा है। जी हाँ, विदेश से वापस लौटे और उसके बाद ताबड़तोड़ माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, कॉमनल माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। शुरुआत उस अमेरिकन पत्रकार पर हमला से शुरू हुआ जिसने मोदी से सवाल किया था। कहा गया कि वो मुसलमान है। पूरी आईटी टीम, मालवीय से लेकर सारे लोग लग गए उसके खिलाफ। बात आई गई और हालात ये हुई कि जब अमेरिकन गवर्नमेंट ने इस बात को लेकर नाराज़गी व्यक्त की तो तमाम लोग अपने ट्विटर अकाउंट से उसके खिलाफ जो भी पोस्ट किए थे उसको डिलीट कर दिए। ये इनकी हैसियत यही है कि ये टिक नहीं सकते हैं। यही इनकी हैसियत है कि टिक नहीं सकते हैं। बस हवा देंगे, हवा का रुख देखेंगे, भाग खड़ा होंगे। बात यहीं तक नहीं है, बात इससे आगे भी है। बराक ओबामा जैसे व्यक्ति जो लिबरल डेमोक्रेसी के प्रतीक के रूप में पहचान रही है, 2 बार अमेरिका के राष्ट्रपति रहे, उन्होंने भी इन पर इसी तरीके से हमला बोला है। भले ऐसे वित्त मंत्री जिनकी अपनी कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है, जिनकी कोई इस देश में भी पहचान नहीं है, पीछे के पर्दे से वो राजनीति में आई हैं, वो बराक ओबामा को उपदेश दे रही हैं। ये भी बात नहीं चली। वो तो बराक ओबामा की भलाई कहिए कि वो 2-3 ट्वीट नहीं किए, नहीं तो पूरे देश की भद पिट जाती अंतर्राष्ट्रीय फलक पर। खैर छोड़िए, उन बातों से भी कोई हवा माहौल नहीं बन पाया। तो आते आते इन्होंने कॉमन सिविल कोड, पसमानदा मुसलमान, क्या क्या नहीं कह गए। सोचे कि कॉमन सिविल कोड पर हंगामा होगा, सभी पॉलिटिकल पार्टी अपने अंदाज में अपनी बात रखेंगे, बस हम अपने कॉमनल इश्यूज़ को लेकर आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन इस बार सभी के सभी तैयार बैठे हुए हैं। आपने कह दिया कि सैद्धांतिक तौर पर हम भी सहमत हैं। कांग्रेस ने कह दिया आप ड्राफ्ट दिखाइए। ममता बनर्जी भी ने कुछ इसी तरीके से कह दिया। नीतीश कुमार की पार्टी ने भी कुछ इसी अंदाज में कह दिया कि क्या करने जा रहे हैं, जरा बताइए तो सही। बाप फंस गए, क्योंकि नीयत तो इनको है नहीं कि भाई हम जो एजेंडों पर, जिन एजेंडों को लेकर पिछले 100 वर्षों से देश में एक अलग तरीके का माहौल बना रहे हैं, उस एजेंडे पर तो काम करना नहीं है, उस एजेंडे को बनाए रखना है। राम के नाम पर पिछले 30 बरस से 35 बरस से जो चल रहा है देख ही रहे हैं। अब जनवरी में मंदिर बनेगा और आखिरी बार उस पर भी कोशिश करेंगे कि हम चुनाव जीत। ये अलग बात है, यही समझने की जरूरत है कि ये हवा बना रहे हैं कॉमनल इशूज को लेकर। सोचते हैं कि फिर कुछ न कुछ ऐसी बातें सामने आए। एक ओवैसी है इनका एजेंट जो बोलता है, बोल रहे हैं, लेकिन बाकी पॉलिटिकल पार्टी इस बार सावधान है। क्योंकि देखिए, इन्होंने जिन एजेंडों को, कॉमनल एजेंडों को छुआ है, कभी भी उसके समाधान के लिए या उसको इस एजेंडे के प्रति ये गंभीर नहीं रहा। एनआरसी याद करिए, पूरे देश में एनआरसी को लेकर आंदोलन हुआ कि भाई हम एनआरसी लाएंगे, एनआरसी ये करेंगे। पूरे देश में उथल पुथल, लोग महीनों उथल पुथल लोग रहा। क्या एनआरसी है, क्या हुआ एनआरसी का किसी को पता नहीं है। क्या हुआ पता है? असम में शुरू हुआ है, 3 वर्ष से मारे हो रहा है, पता नहीं चल रहा है कि कौन वहाँ का नागरिक है, कौन नागरिक नहीं है। विवाद एक अलग तरीके का खड़ा हो गया।
धारा 370 कहे हम हटा देंगे। क्या धारा 370 इन्होंने हटाया? क्या किया उन्होंने? कितने लोग, बड़ी लोग हल्ला कर रहे थे जाकर हम कश्मीर में बसेंगे, कितने लोगों को इन्होंने बसाया। और धारा 370 को लेकर आप क्या कर रहे हैं? चुनाव नहीं करा रहे हैं, जो आपको कराना चाहिए। डेमोक्रेटिक राइट जम्मू कश्मीर के नागरिक को नहीं है क्या? उसके राइट का क्यों आप हनन कर रहे हैं? उनको चुनाव, अपनी सरकार चुनने दीजिए। क्यों चुनने से रोक रहे हैं? क्योंकि आप धारा 370 के प्रति भी कमिटेड नहीं है। धारा 370 हम क्यों हटाए, इसको लेकर आज आपके पास कोई तर्क नहीं है। और धारा 370 के हटाने से बिहार, देश के बाहर के लोग वहाँ आके बसे हों, और उस ऐसी भी कोई खबर नहीं है कि कोई नए लोग जाके वहाँ बसे हों। जो लोग हैं उल्टे वहाँ से छोड़कर वापस लौट आए। जितने सरकारी कर्मचारी थे हिंदू, उनको छोड़ना पड़ा। जम्मू कश्मीर चाह रहे, विवाद हो रहा, आए दिन आतंकी हमले हो रहे हैं। तो धारा 370 जो आप कह रहे थे कि धारा 370 के ख़त्म होने से जो एक अलग तरीके का जो आइडेंटिटी है जम्मू कश्मीर को, जैसे समाप्त होगा समस्याओं का समाधान हो जाएगा। क्या समाधान निकाल पाए आप? धारा 370 में क्या समाधान निकाल पाए? कुछ नहीं, कोई समाधान नहीं निकला है। उसी तरीके से आतंकी घटनाएं जारी हैं। जो फौज की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है, फौज की संख्या घटने लगी। तो धारा 370 अगर हटने से जम्मू कश्मीर में बदलाव नहीं हुआ तो इस हटने का मतलब क्या है? और जब था तो उसका क्या मतलब था? इसी तरीके से कॉमन सिविल कोड है, इसको लेकर बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं। ठीक है, आप लाइए प्रारूप। पता है 2018 में भी इसी तरीके से उन्होंने कहा था कि कॉमन सिविल कोड को लेकर लॉ आयोग जो है, कानून आयोग, वो उन्होंने लोगों की राय मांगी थी। कहाँ गया? फिर 3 साल उस आयोग का कार्यकाल बढ़ाया गया है। मतलब इन चीज़ों को लेकर ये लगातार सिर्फ माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। इनके प्रति इनका कोई कमिटमेंट नहीं है कि हम जो है सो कॉमन सिविल कोड लागू करें। बस इसके सहारे जो कॉमनल एजेंडे हैं, उन एजेंडों को लोगों तक कैसे फैलाया जाए। और फिर अगर उस तरीके की प्रतिक्रिया आती है तो कहते हैं हम तो 3 तलाक के लिए कह रहे हैं, इस देश में 2 कानून क्यों होगा? अरे भाई, जिस समय में संविधान सभा की स्थापना हुई थी उस समय कोई मतलब रहा होगा ना, उसका अध्ययन तो कीजिए कि क्यों रहा है। ये कंट्री नहीं है भाई, ये राष्ट्र नहीं है। ये भारत क्या है? कभी भारत के बारे में सोचे कि क्या भारत के बारे में क्या कहा जाता है? कई राज्यों का समूह है ये। हम उसके समूह के रूप में हमारी पहचान भारत है ना, इंडिया की कंट्री के रूप में पहचान है। क्या लिखा हुआ है भारत के संविधान में, या इस देश के बारे में क्या है, फेडरल स्टेट में क्या लिखा हुआ है? हर राज्यों का अपना अलग अलग संस्कृति है, अपनी अपनी पहचान है, अपनी अपनी धार्मिक मान्यताएं हैं। आप उसको कैसे एक राष्ट्र का क्या मतलब होता है? एक राष्ट्र का मतलब एक भाषा, एक विधान, एक संविधान, सब कुछ एक होता है। आप कैसे एक भाषा दे दीजिए? इतनी भाषाएं, आप खत्म कर दीजिए सारी भाषाओं को। कॉमन सिविल कोड मतलब बस 3 तलाक हम हटा देंगे। अरे भाई, वही सिर्फ है? बहुत सारी चीज़ें हैं कॉमन सिविल कोड में। क्या लाना चाहते हैं? आदिवासियों का अलग से मान्यताएं हैं, सिख को अलग से मानता है, जैन को अलग मानता है, बुद्ध को अलग मानता है। क्या हटाना चाहते हैं? सिर्फ 3 तलाक? या मुसलमान 2 शादी नहीं करना चाहता है, सिर्फ यही हटाना चाहते हैं? तो लाइए तो सही कि आप करना क्या चाहते हैं। तो कम से कम 18 और अभी 23 है, 5 साल होने जा रहा है। 5 साल में फिर दोबारा आप राय मांग रहे हैं लोगों से कि आप राय दीजिए। राय शुमारी तो आप 5 वर्षों से कर रहे हैं, तो क्यों नहीं इस पर कार्रवाई हो रही है? मतलब साफ कि इनका नियत सिर्फ उस नैरेटिव को बनाए रखना है जिस नैरेटिव के सहारे ये राजनीति को साधते रहे हैं। ये उस नैरेटिव पर के प्रति थोड़ी सी भी ईमानदारी इनकी नहीं है, जो ईमानदारी की बात संघ करता रहा है। सिर्फ एजेंडे को फैला कर रखो, समाज में विद्वेष फैला कर रखो कि देखिए क्या हो रहा है। अरे आप कीजिए तो सही, आगे तो बढ़िए, तब तो लोगों को समझ में आएगा। और एक बात चलते चलते हम आपको भी कहते हैं कि भाई ये जो जगह है गणतंत्र, समझ गए? हमारा क्या है, हम लोग कई स्टेट को मिलाकर एक भारत बना हुआ है।
जिसकी अपनी सबकी अपनी भाषा, कितनी भाषाएं हैं देखिए, सारी भाषाओं को, हिंदी राष्ट्रभाषा है नहीं है ना, कामकाज की भाषा अंग्रेजी भी है, हिंदी भी है, राष्ट्रभाषा क्यों नहीं घोषित कर देते हैं? बहुत बड़ा आप हिंदी हिंदुत्व की बात करते हैं तो आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये डिफरेंट कल्चरल के लोग, अब द्रविड़ के लोग, कभी बंगाल और बिहार के लोगों से उस तरीके का रिश्ता उनसे बन सकता है क्या? बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हैं। तो ये इन सब बातों को विचार करके हमारे पुरखों ने संविधान बनाया था। उसमें सिविल जो कहा जा रहा है कि एक देश में दो कानून क्यों, एक देश में इतनी भाषा क्यों, इतनी भाषाओं की मान्यता क्यों है? किस बात की मान्यता? अष्टम सूची में शामिल किए जा रहे, क्यों करने की जरूरत है? जिस देश की अपनी एक भाषा नहीं है, जिस देश की अपनी एक संस्कृति नहीं है, जिस देश की एक अपनी धार्मिक मान्यता नहीं है, उस देश में एक कानून की बात करने का मतलब क्या है? करिए ना, लाइए ड्राफ्ट, समझ में आ जाएगा कितने बुद्धिजीवी लोग आपके साथ हैं, किस तरीके के ड्राफ्ट बनाने वाले लोग हैं। मतलब जो लोग 1 वर्ष तक मंथन किए इस देश के संविधान के निर्माण करने वाले, वो सारे बेवकूफ़ थे, और आप सबसे ज़्यादा होशियार हैं, मैट्रिक फेल लोग जिस तरीके से बात करते हैं। यही समझने की जरूरत है। ये चाहते हैं कि आपस में विद्वेष पैदा हो, बस किसी एजेंडे से इनका कोई बात